गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नाउ वी स्टार्ट टुडेज क्लास। कल हमने ये सबसे पहले डिफाइन की थोड़ा बहुत ये समझा था कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या है और यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स किसने की है। यूएनओ ने 10 दिसंबर 1948 को ह्यूमन राइट्स की यूनिवर्सल डिक्लेरेशन दी। तो आज करेंगे कि उन ह्यूमन डिक्लेरेशन में क्या क्या है। तो जो यूएनओ ने जो ह्यूमन राइट्स की जो डिक्लेरेशन दी थी उसमें 30 आर्टिकल्स है और उन 30 आर्टिकल्स के साथ साथ एक पैरेम्बल भी इंक्लूड की गई है कि एक प्रस्तावना है और 30 अनुच्छेदों में इन ह्यूमन राइट्स को डिस्क्राइब किया गया है। तो सबसे पहले प्रस्तावना संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के द्वारा पारित की गई थी और इस प्रस्तावना में क्या क्या बातें कही गई थी वो है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये प्रस्तावना कहती है कि सभी मनुष्यों को स्वतंत्रता, न्याय और शांति का अधिकार पाने का जन्मसिद्ध अधिकार है कि जन्मसिद्ध अधिकार है व्यक्तियों को स्वतंत्रता का, न्याय का और शांति का, अपने परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, राष्ट्र में रहते हुए, ये अपरिवर्तनशील अधिकार। दूसरी बात प्रस्तावना करती है कि मानव अधिकारों के प्रति कोई भी उदासीनता नहीं रख सकता या मानव अधिकारों के प्रति कोई भी राष्ट्र अपमानजनक व्यवहार नहीं कर सकता है। नेक्स्ट कहा गया है प्रस्तावना में कि मानव अधिकार मनुष्यों को भाषण की, विश्वास की स्वतंत्रता प्रदान करता है और इस स्टेटमेंट का मतलब है किसी भी प्रकार के भय से मुक्ति। और ये अमेरिका के संविधान में एज इट इज ये चीज अडॉप्ट की गई है कि भय से विमुक्ति या भय से छुटकारा, कि जनसाधारण को अपने बोलने की, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इसी से रेलिवेंट है कि जिस भय की या जिस स्वच्छंदता की बात की गई है उसका अगर कोई दमन करता है, कोई शोषण करता है तो राज्य का दायित्व बनता है कि वो मनुष्य के इन मानवाधिकारों की रक्षा करे। नेक्स्ट प्रस्तावना में कहा गया है कि मानवाधिकार बात करते हैं दूसरे देशों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंधों की, कि मानव अधिकार का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि अपने देश के नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करना, नहीं, दूसरे देशों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित करना, वहां भी इस चीज को मद्देनजर रखना कि वहां के नागरिकों के अधिकारों का शोषण ना हो। नेक्स्ट यूएनओ के चार्टर में प्रस्तावना में अधिकारों के बारे में कहा गया है कि सभी मनुष्यों, स्त्रियों को समान रूप से ये अधिकार प्रदान करना व्यक्ति के गौरव और राष्ट्र के गौरव की बात होती है और इसी गौरव को मद्देनजर रखते हुए संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य राष्ट्र इन अधिकारों के अंतर्गत जो स्वतंत्रता, स्वच्छंदता, समानता प्रदान की गई है नागरिकों को, उसको समान रूप से लागू करवाएंगे और समान रूप से उसके पालना की व्यवस्था करेंगे। और लास्ट प्रस्तावना में कहा गया है कि यूएनओ के सभी सदस्य राष्ट्र इन अधिकारों के प्रति, इन स्वतंत्रताओं के विषयों के प्रति पूर्ण रूप से अपनी सहमति आवश्यक रूप से दर्ज कराएंगे। ये नहीं है कि यूएनओ के जो सदस्य राष्ट्र हैं उनकी मर्जी पर छोड़ दिया गया इन मानवाधिकार को। एक तरह से यूएनओ ने एक प्रावधान किया था प्रस्तावना में कि यूएनओ के सभी सदस्य राष्ट्र अनिवार्य रूप से इन मानवाधिकारों के प्रति सहमत होंगे और अपने राष्ट्र में अनिवार्य रूप से इन मानवाधिकारों को लागू किया जाएगा। तो ये थी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन या सार्वभौमिक मानवाधिकारों की घोषणा की यूएनओ ने जो प्रस्तावना बनाई। अब इसके बाद हम करते हैं मानवाधिकार के जो 30 अनुच्छेद दिए गए थे, 1 से लेके 30 अनुच्छेद दिए गए थे और इन अनुच्छेदों के अंतर्गत मानवाधिकारों का वर्णन किया गया था। इससे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से मानवाधिकार थे। कि इस घोषणा में 30 आर्टिकल थे और उन आर्टिकल्स में मानवाधिकारों का वर्गीकरण था व्यक्तिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, नागरिक, सांस्कृतिक, ये सारे के सारे अधिकार इंक्लूड थे। लेकिन इन अधिकारों को मेजरली 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, नागरिक अधिकार, आर्थिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार। लेकिन इन अधिकारों के क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण से पहले सबसे पहले हम ये करेंगे कि इन अधिकारों के अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, कि आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 क्या कहता है। तो आर्टिकल 1 और 2 में यूएनओ ने
यूनिवर्सल डिक्लेरेशन के बेसिक प्रिंसिपल्स को डिफाइन किया गया है, मौलिक या मूलभूत सिद्धांतों को परिभाषित किया है अनुच्छेद 1 और 2 में। तो फर्स्ट आर्टिकल या अनुच्छेद 1 क्या कहता है? सभी व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुए हैं और गौरव एवं अधिकारों के संबंध में बराबर है। कि कोई भी व्यक्ति जब पैदा होता है तो ना वो किसी का दास होता है, ना वो किसी के अधीन होता है, स्वतंत्र जन्म लेता है। इस अवधारणा में निहित है प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत कि व्यक्ति स्वतंत्र पैदा होता है। और फिर है गौरव एवं अधिकारों के संबंध में बराबर। गौरव जीवन की स्वतंत्रता का अधिकार और जीवन की स्वच्छंदता, स्वतंत्रता सभी को समान रूप से प्राप्त होगी। फिर है आर्टिकल सेकंड। आर्टिकल सेकंड क्या कहता है कि इस मानवाधिकारों की जो घोषणा, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन दी गई है, इसमें जो अधिकारों का वर्णन किया गया है वो अधिकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से प्राप्त हैं। किसी के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग, जन्म, संपत्ति, सामाजिक संबंध, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सबको समान रूप से ये अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो पहले दो अनुच्छेद, अनुच्छेद 1 और अनुच्छेद 2 में मानवाधिकारों की घोषणा के मूल सैद्धांतिक आधार बताए गए हैं। फिर इन अधिकारों का आर्टिकल 3 से लेके आर्टिकल 30 तक वर्गीकरण किया गया है और वो वर्गीकरण 3 आधारों पर किया गया है। फर्स्ट है नागरिक अधिकार, फिर है आर्थिक अधिकार और थर्ड है राजनीतिक अधिकार। तो इनमें अब हम करेंगे सबसे पहले नागरिक अधिकार। और जो नागरिक अधिकार है, नागरिक अधिकारों में ही सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार निहित हैं कि औपचारिक रूप से इन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नागरिक अधिकारों में ही सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार है, सिविल्स में ही इंक्लूड हो जाता है सोशल और कल्चरल राइट्स। तो फर्स्ट आर्टिकल, फर्स्ट सबसे पहला नागरिक या सिविल राइट्स क्या कहता है? जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार। और इस अधिकार, इस राइट का डिक्लेरेशन दी गई है आर्टिकल 3 में कि अनुच्छेद 3 इस बात का वर्णन करता है सभी व्यक्तियों को जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। इसमें जीवन और स्वतंत्रता उसे प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है, लेकिन सुरक्षा की देखभाल या सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होती है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 4 के अनुसार दासता का निषेध। कि पहले अनुच्छेद 1 में भी कहा है ना कि सभी व्यक्ति जीवन से स्वतंत्र है, उसी से रेलिवेंट है ये कि कोई भी व्यक्ति किसी का दास नहीं है, किसी के अधीन नहीं रहेगा, उसे अपना जीवन अपनी मर्जी से स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है। थर्ड आता है अनुच्छेद 5 की आर्टिकल 5 क्या कहता है कि अमानवीय व्यवहार के विरुद्ध अधिकार। अमानवीय व्यवहार होता है कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र होता है, लेकिन बाद में अगर वो कोई व्यक्ति उसको दास बनाना चाहे, उसको यातनाएं दे, किसी भी रीजन से, किसी भी कारण से उसे अपने अधीन रखना चाहे, उसके साथ मारपीट करे, कोई भी अनैतिक व्यवहार करे, तो उस व्यवहार के विरुद्ध वो राज्य में अपील कर सकता है, राज्य के लिए न्याय की गुहार लगा सकता है और उसके विरुद्ध उसे संरक्षण प्राप्त होगा और जिस व्यक्ति ने ऐसा किया है उसे दंड का प्रावधान किया गया। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 7 के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता। कि कोई भी राष्ट्र अपने नागरिकों को ये सारे के सारे अधिकार समान रूप से प्रदान करेगा, किसी के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। वो आधार चाहे अमीरी गरीबी का हो, रंग का हो, भाषा का हो, लिंग का हो, कोई भी आधार नहीं होगा भेदभाव का। नेक्स्ट है अनुच्छेद 8 की आर्टिकल 8 क्या कहता है? मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध प्रभावशाली उपचार का अधिकार। जैसे कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 आर्टिकल 32 में 5 रिट्स दी गई है ना, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, और ये 5 रिट्स जो दी गई हैं, वो 5 रिट्स इस आर्टिकल के अंतर्गत आती हैं प्रत्येक राष्ट्र की। कि अनुच्छेद 8 क्या कहता है? अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो उसके उपचार की व्यवस्था भी राष्ट्र को करना जरूरी है। इसलिए सभी राष्ट्र अपने संविधान में ही ये प्रावधान करेंगे कि मौलिक अधिकारों की अवहेलना के संबंध में नागरिक कहां पर अपील कर सकते हैं। और भारतीय संविधान में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत
मौलिक अधिकारों के हनन की अवस्था में भारतीय नागरिकों के लिए सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 9 क्या कहता है? मन मर्जी से गिरफ्तार करने के विरुद्ध अधिकार कि बंदी प्रत्यक्षीकरण कहता है ना कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। कि किसी भी व्यक्ति को सरकार या राष्ट्र या तानाशाही शासन मन मर्जी से नजरबंद गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अगर करता है तो ये उस व्यक्ति के मानवाधिकारों का हनन माना जाए। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 10 और 11 कि आर्टिकल 10 और 11 क्या कहते हैं? न्यायपूर्ण और सार्वजनिक सुनवाई का अधिकार कि किसी व्यक्ति को किसी भी दंड के लिए अगर गिरफ्तार किया गया है तो उस व्यक्ति की सुनवाई होनी जरूरी है सजा के प्रावधान से पहले। और दूसरी बात इसमें कही गई है कि जब व्यक्ति ने कोई अपराध किया है उस समय पर अगर कोई उस अपराध के लिए कोई कानून नहीं बना है, बाद में अगर कानून बनाया गया है तो उसे उस कानून के तहत सजा नहीं दी जा सकती, क्योंकि कानून उसे उसी कानून के अनुसार दंडात्मक अपराध माना जाएगा जिस समय पर उसने अपराध किया था, तब किसी राष्ट्र में या किसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो कानून था, उसी की अवधारणा पर उसको दंड प्रदान किया जा सकता है। और 11 कहता है सार्वजनिक सुनवाई। सार्वजनिक सुनवाई का मतलब है न्यायालय में उसके लिए एक, चाहे सरकार वकील अपॉइंट करेगी, अगर वो खुद वकील अपॉइंट नहीं करता है उसे सुनवाई का अधिकार या अपनी बात कहने का अधिकार मिलना चाहिए। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 क्या कहता है? व्यक्तिगत गुप्तता का अधिकार है। व्यक्तिगत गुप्तता होती है हमारी पर्सनल चीजें, जैसे हम अपने फैमिली से रेलिवेंट, खुद की अपनी केस हिस्ट्री, हमारी पर्सनल डायरीज, लेटर्स वगैरह हैं, हमारी परमिशन के बगैर वहां उस क्षेत्र में राज्य हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। राज्य ये नहीं कह सकता है कि नहीं ये कानून की सुरक्षा के लिए आपको पब्लिकली करनी पड़ेगी, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर इस तरह का हस्तक्षेप राज्य करता है तो वो अवैधानिक हस्तक्षेप माना जाएगा। नेक्स्ट है भ्रमण और निवास की स्वतंत्रता। भ्रमण और निवास में आर्टिकल 13 और 14 दोनों ही आते हैं कि आर्टिकल 13 कहता है भ्रमण की कि अपने राज्य की सीमाओं के अंदर हम कहीं भी विचरण कर सकते हैं, और आर्टिकल 14 कहता है निवास की स्वतंत्रता, हम अपने देश के अंदर कहीं भी रह सकते हैं। और भ्रमण में एक और चीज निहित करती है, हम एक समयावधि के लिए दूसरे देशों में घूमने जाते हैं, अपना देश छोड़कर जाते हैं तो समयावधि में ही हमें वापस लौटने का अधिकार है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 16। अब ये देखो नागरिक अधिकारों में है ना बिल्कुल एक सीक्वेंस नहीं है आर्टिकल्स की, तो ये आर्टिकल्स आपको याद करने पड़ेंगे, ये नहीं कि आर्टिकल 1 से लग जाओ आप। देखो कोई सीक्वेंस, यहाँ तक सीक्वेंस चल रहे थे 3, 4, 5, 6 और 7 एक साथ है, फिर 8, फिर 9, फिर 10, 11, फिर 12, 12 के बाद 14, 14 और 13 इंक्लूड है, उसके बाद 16 आता है आर्टिकल, क्योंकि जो 15 है वो 15 इंक्लूड है राजनीतिक अधिकारों में। तो 16 है विवाह का अधिकार कि सभी व्यक्तियों को अपनी सामाजिक प्रथाओं, अपनी संस्कृति, अपने परिवार की सहमति के अनुसार अपनी मर्जी से विवाह करने का समान अधिकार है। ये नहीं है कि राज्य हस्तक्षेप करेगा, क्योंकि ये व्यक्ति का सामाजिक अधिकार है, उसका सांस्कृतिक अधिकार है, वो अपनी प्रथाओं के अनुसार कैसा करना चाहता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 18 या आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 क्या कहता है? अंतःकरण और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। यह आ जाता है सांस्कृतिक अधिकारों में कि व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है, और इसीलिए यूएनओ के प्रावधान के तहत बहुत सारे राष्ट्रों ने धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का स्वरूप अपनाया है। जैसे भारत भी संविधान के अनुसार एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, कोई भी व्यक्ति अपनी मनमर्जी से किसी भी धर्म की पूजा अर्चना कर सकता है, मान्यताओं प्रथाओं को मान सकता है। नेक्स्ट फिर आता है आर्टिकल 20। आर्टिकल 19 नहीं है, आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है? सभा और समुदायों की स्वतंत्रता कि किसी भी व्यक्ति को, और ये सभा और समुदायों की स्वतंत्रता है शांति में सभा और समुदाय की, ये नहीं है कि हिंसक अनशन शुरू कर दे, हड़ताल शुरू कर दे, तोड़ फोड़ शुरू कर दे, नहीं।
शांतिपूर्ण हम अपनी सभा या समुदाय बना सकते हैं, उन लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, लेकिन जबरदस्ती किसी को भी अपने समुदाय का सदस्य बनने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। और नेक्स्ट आता है आर्टिकल 26, शिक्षा का अधिकार। आर्टिकल 26 क्या कहता है? शिक्षा का अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को, और इसीलिए ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों ने, जैसे भारत ने भी किया हुआ है, प्रारंभिक की प्राथमिक शिक्षा जो 5th तक की एजुकेशन होती है वो यूनिवर्सल है, अनिवार्य है सभी के लिए और फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क है। और इसी के साथ साथ हर कंट्री ये प्रावधान भी करेगी कि हायर एजुकेशन में कोई भी वोकेशनल एजुकेशन हो, या वोकेशनल मीन्स होता है जैसे बीटेक वगैरह, आईटीआई ये करते हैं ना, कि किसी चीज की ऐसी एजुकेशन जो हमें डायरेक्ट किसी जॉब या हमें अपना खुद का कोई काम करना सिखाती है, तो ऐसी इंडस्ट्रीज में या वोकेशनल एजुकेशन सबके लिए समान रूप से उपलब्ध हो। ये नहीं कि शिक्षण संस्थाओं में धर्म के आधार पर, लिंग, जन्म या राष्ट्र की सदस्यता के आधार पर भेदभाव किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 क्या कहता है? समाज के सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने का अधिकार। ये सांस्कृतिक अधिकार है। सांस्कृतिक अधिकार क्या कहता है? व्यक्ति जिस सभ्यता, संस्कृति, धर्म, जाति को मानता है उसे उसी के अनुसार अपने त्योहार, मान्यताएं, साहित्य, अपनी संस्कृति को विकसित करने का या अपनी साहित्य संस्कृति को बनाए रखने का समान रूप से अधिकार है। किसी भी व्यक्ति को इस चीज से वंचित नहीं किया जा सकता। लास्ट आता है नागरिक अधिकारों में आर्टिकल 28। और आर्टिकल 28 क्या कहता है? सामाजिक एवं अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकार, कि सामाजिक और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि सभी व्यक्ति इन नागरिक अधिकारों की समान रूप से मिल सके, सबको ये अधिकार, कि सब समान रूप से इन अधिकारों का आनंद उठा सके, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाए। और नेक्स्ट इसमें एक अनुच्छेद बचता है, तो आर्टिकल 29, और उस आर्टिकल को मोस्टली आर्टिकल 28 के साथ ही जोड़कर पढ़ा जाता है, जिसमें कहा गया है कि समाज में रहते हुए व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने सर्वांगीण विकास की सभी परिस्थितियों का फायदा उठाए, क्योंकि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का मतलब होता है समाज का सर्वांगीण विकास, और समाज के विकास पर ही निर्भर करता है राष्ट्र का विकास। तो यहाँ पर मानव अधिकारों की फर्स्ट टाइप नागरिक अधिकार कंप्लीट हो जाते हैं, कि नागरिक अधिकार अनुच्छेद 3 से स्टार्ट होते हैं, और नागरिक अधिकार है 15 नागरिक अधिकार है, जिसमें 28 में ही अनुच्छेद 29 को भी समाहित किया गया है कि समाज में रहते हुए व्यक्ति का सर्वांगीण विकास संभव हो। अब सेकंड टाइप में आते हैं आर्थिक अधिकारों में। तो आर्थिक अधिकार डिस्क्राइब किया गया है सबसे पहले संपत्ति का अधिकार, और संपत्ति का अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत। अनुच्छेद 17 ये बात कहता है कि किसी भी व्यक्ति को एकल स्वरूप में खुद के लिए या दूसरों के साथ, जैसे हम ज्वाइंट से प्रॉपर्टी खरीदते हैं ना, जैसे पूरी फैमिली के नाम ही कोई प्रॉपर्टी होती है, हस्बैंड वाइफ के नाम होती है, बच्चों के, पेरेंट्स के नाम, तो खुद अकेले किसी एक व्यक्ति को या दूसरों के साथ मिलकर पार्टनरशिप में जो प्रॉपर्टी खरीदी जाती है, वो प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का समान रूप से अधिकार है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 22। आर्टिकल 22 क्या कहता है? सामाजिक सुरक्षा। सामाजिक सुरक्षा आती है राष्ट्रीय सत्र पर भी और अंतरराष्ट्रीय सत्र पर भी। राष्ट्रीय सत्र का मतलब है, जैसे कि इंडिया का हम एग्जांपल लें, इंडिया में 28 स्टेट्स है, और 28 स्टेट्स अपने रीजन के अकॉर्डिंग डिफर कल्चर है। जैसे नॉर्थ की कल्चर साउथ की कल्चर से डिफर है, ईस्ट की कल्चर वेस्ट की कल्चर से डिफर है, हमारे 30 त्योहार भी अलग अलग है, भाषाएं भी अलग अलग है, पहनावा भी अलग अलग है। तो उसी हिसाब से हम अपने क्षेत्रीय आधारों पर भी अपनी सामाजिक सुरक्षा या अपनी सभ्यता को सुरक्षित रख सकते हैं। और यही पहलू आता है अंतरराष्ट्रीय सत्र पर भी भारतीय सभ्यता को या भारतीय समाज को सुरक्षित रखना।
नेक्स्ट आता है आर्टिकल 23 कि अब कुछ आर्टिकल्स को कई पार्ट्स में भी डिस्क्राइब किया गया है। जैसे आर्टिकल 23 का फर्स्ट पार्ट कहता है काम का अधिकार, कि राज्य सभी व्यक्तियों को काम प्रदान करेगा। जैसे भारत में होता है ना, काम नहीं मिल रहा तो बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। और एक मनरेगा योजना लागू की गई है, जैसे राज्यों के द्वारा मनरेगा में प्रत्येक व्यक्ति को, मजदूर को 100 दिन का रोजगार गारंटी सुदाऊ से मिलेगा। उनका जो मनरेगा के तहत उन्हें काम मिल रहा है या सक्षम योजना के तहत उन्हें जो काम मिल रहा है, वो उनकी डायरेक्ट उनके अकाउंट में सैलरी जाती है, तो वो काम का अधिकार ही है कि जब तक तुम्हें काम नहीं मिलता अपनी एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, फिर तुम्हारे काम की व्यवस्था करना राज्य का अधिकार है। नेक्स्ट है उचित वेतन पाने का। अब जो व्यक्ति काम करेगा उसे वेतन तो जरूर मिलना चाहिए, तो वेतन का अधिकार है आर्टिकल 23 के ही थर्ड पार्ट में, कि समान काम के लिए समान वेतन, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, जो जैसा काम कर रहा है उसे वैसा ही वेतन। और नेक्स्ट यही है, समान काम के लिए समान वेतन, ये है आर्टिकल 23 के पार्ट 2 में। अब देखो आर्टिकल 23 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट पार्ट कहता है काम का अधिकार, सेकंड पार्ट कहता है समान काम के लिए समान वेतन, और थर्ड पार्ट कहता है उचित वेतन का अधिकार। ये नहीं है कोई ज्यादा काम करता है तो उसे भी कम काम करने वाले के इक्विवेलेंट वेतन मिले, नहीं, अगर ज्यादा कर रहा है तो उसे ज्यादा वेतन मिलेगा। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 23 का ही फोर्थ पार्ट, व्यापारिक संघ बनाने का और उसमें शामिल होने का। व्यापारिक संघ है जैसे मजदूर यूनियन है, किसान यूनियन है, टीचर यूनियन होती है, कि कोई भी व्यापार, ट्रेड यूनियन होती है, कोई भी व्यापार करने वाले व्यक्ति की एक जैसा रोजगार या एक जैसे आर्थिक हित जिन व्यक्तियों के होते हैं, वो एक संघ के रूप में संगठित होकर अपने आर्थिक हितों की रक्षा के लिए जो आवाज उठाते हैं, जो नियम कायदे कानून बनाते हैं, उन्हें व्यापारिक संघ कहा जाता है। तो व्यापारिक संघ बनाने की आजादी होती है उन्हें, और साथ ही साथ जो नए व्यक्ति उसमें उनके जैसे ही व्यापार में जो शामिल हो रहे हैं, उन्हें उनमें उन संघों में शामिल होने की स्वतंत्रता होती है। ये नहीं है कि जिन्होंने स्टार्टिंग में वो व्यापारिक संघ बनाए थे वही उनके सदस्य है, नए व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हो सकते, हो सकते हैं उसमें शामिल। और लास्ट आता है आर्टिकल 24, क्या कहता है, छुट्टी एवं आराम का अधिकार, कि सभी व्यक्तियों के काम के घंटे निर्धारित हैं। जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की पहल पर सभी देशों ने, यूएनओ के सभी सदस्य राष्ट्रों ने 8 घंटे के काम का प्रावधान किया गया है। लेकिन आजकल, जैसे कि आजकल नई नई, जैसे कि कोविड जैसी महामारियां फैली हुई ना, कई देशों ने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आया है। जैसे जापान में, जर्मनी में पहले 5 डे वीक होता था, वीकेंड सैटरडे संडे की छुट्टी, अब 4 डे वीक, कि 4 डे वीक का मतलब है मंडे टू फ्राइडे की, मंडे टू थर्सडे वर्किंग हो जाए, लेकिन उसमें वर्किंग आवर्स इंक्रीज कर दिए जाए, 8 के कंपैरिजन 10 या 12 आवर्स हो जाए। और उसी के साथ साथ काम के दौरान उन्हें बीच बीच में अवकाश की अवस्था प्रदान करने का अधिकार है, कि अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब है उनके मानव अधिकारों का शोषण है। नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 25 के आर्टिकल 25 क्या कहता है, अच्छे जीवन सत्र का अधिकार, कि सभी राज्य सभी व्यक्तियों की मौलिक या मूलभूत आवश्यकताओं का ध्यान रखेगा। मौलिक या मूलभूत आवश्यकताएं क्या है हमारी, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा सुविधाएं, सामाजिक सेवाएं। सामाजिक सेवाएं मतलब है जैसे हमारे मंदिर, चौपाल, पानी, बिजली की व्यवस्था, बुढ़ापा पेंशन देना, विधवा पेंशन देना, बीमारी में बेरोजगारी भत्ता देना जब तक जॉब नहीं मिल रही है। जैसे अब बीमारी फैली हुई है तो सभी व्यक्तियों के लिए दवाइयों का या चिकित्सक उपकरणों का सुविधाओं की व्यवस्था कराना। तो ये राज्य का उत्तरदायित्व बनता है, व्यक्ति के जीवन सत्र की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और लास्ट आता है आर्टिकल 25 का ही पार्ट है, माताओं तथा बच्चों की विशेष देखभाल, कि ये कहा गया है कि ये सारे मानवाधिकार सभी को समान रूप से प्राप्त होने चाहिए, लेकिन उसमें भी एक स्पेसिफिक कैटेगराइजेशन की, कुछ की स्पेशल केयर की आवश्यकताएं होती है। जैसे माताओं की, जैसे कि वर्किंग जो वुमेन्स होती हैं उनको मैटरनिटी लीव प्रोवाइड करना, या फिर उन्हें चाइल्ड केयर लीव मिलना, या फिर बच्चे जहाँ पे माँ काम कर रही है वहां बच्चों के लिए
चाइल्ड केयर होम्स होने चाहिए, उनकी बच्चों के एजुकेशन की प्रॉपर फैसिलिटी का ध्यान रखना चाहिए, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के टाइम पे जो माँ और बच्चे को हॉस्पिटल से जो दवाइयाँ मेडिसिन वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, उन सुविधाओं का ध्यान रखना। तो ये सारे का सारा राज्य का उत्तरदायित्व बनता है। यहाँ पर मानव अधिकारों के आर्थिक प्रकार हो जाते हैं समाप्त, कि आर्थिक अधिकारों में सारी की सारी व्यक्ति के आर्थिक पहलुओं से संबंधित जो चीजें हैं, संपत्ति, काम, बेरोजगारी भत्ता, वेतन, समान वेतन, काम के घंटे निर्धारित करना, या जीवन के लिए अनिवार्य जो भौतिक सुविधाएं हैं वो प्रदान करने की बात की गई है। और लास्ट और थर्ड टाइप आता है राजनीतिक अधिकार। तो राजनीतिक अधिकारों में सबसे पहला अधिकार आता है शरण लेने का अधिकार, असाइलम राइट। असाइलम राइट क्या होता है कि अगर कोई किसी व्यक्ति को ये डर है कि अपने देश में रहते हुए वहां का तानाशाह शासक या सरकार उसे जेल में डाल सकती है, फांसी दे सकती है, या उसके जीवन की स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं है, तो वो किसी दूसरे देश में शरण लेने के लिए याचिका दायर कर सकता है। जैसे कि 1949 में दलाई लामा को शरण दी थी ना भारत ने, इसी तरह से कि दलाई लामा को शरण इसलिए दी गई कि तिब्बत का लामा था वो, लेकिन उसको चीन से अपने जीवन की स्वतंत्रता का खतरा महसूस हो रहा था। लेकिन इस शरण लेने के अधिकार में एक प्रावधान ये भी है कि जिस व्यक्ति ने शरण ली है, अगर उसके खिलाफ कोई राजनीतिक अपराध या अराजनीतिक अपराध घोषित हो जाता है, जैसे नीरव मोदी, विजया माल्या ने दूसरे देशों में शरण ले रखी है, लेकिन वहां पर इंडिया ने अपील डाली इंटरनेशनल कोर्ट में कि ये अपराध करके इन्होंने दूसरे देशों में शरण ली है, और वहां के कोर्ट में अगर उनका अपराध प्रूव हो जाता है तो वो देश अपने आप इन्हें भारत को सौंप देंगे, उनकी शरण या असाइलम वहां से खत्म हो जाएगी और उन्हें भारत को सौंप दिया जाएगा। तो इस प्रावधान या अधिकार का वर्णन है अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीयता का अधिकार। राष्ट्रीयता के अधिकार का मतलब है हम अपनी मन मर्जी से, हम जिस राष्ट्र में रह रहे हैं उसके प्रति राष्ट्र भगत हैं, तो राज्य की सरकार की मन मर्जी से किसी भी व्यक्ति को देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही घोषित नहीं किया जा सकता है। और दूसरा, हम अपनी मन मर्जी से अपनी राष्ट्रीयता के अधिकार को बदल भी सकते हैं। इसका मतलब है हम दूसरे देशों की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है मत बनाने, मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता। मत बनाने, मत व्यक्त करने की स्वतंत्रता का वर्णन है आर्टिकल 19 में, कि मत बनाने, जैसे कि वोटिंग राइट होता है ना, इसी तरह से हम किसी भी पॉलिटिकल पार्टी या अपनी सरकार या इंटरनेशनल लेवल पे किसी भी राजनीतिक मुद्दे के संबंध में अपने ओपिनियंस बना सकते हैं। और नेक्स्ट आता है शासन में भाग लेने का अधिकार, आर्टिकल 21 के पार्ट 1 में, कि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रत्येक नागरिक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में भाग ले सकता है। नेक्स्ट आता है सार्वजनिक पद प्राप्त करना। सार्वजनिक पद का मतलब है चुनाव लड़ना, कि जन्म, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक पदों को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक राजनीतिक पद होते हैं, एक अराजनीतिक पद होते हैं। राजनीतिक पद होते हैं जो इलेक्शन लड़के लिए जाते हैं, और अराजनीतिक पद होते हैं जो यूपीएससी सर्विसेज जैसे आईएएस, आईएफएस, आईपीएस ऑफिसर्स या एचसीएस जो ऑफिसर्स होते हैं, उच्च प्रशासनिक अधिकारी जो होते हैं। तो इन पदों को प्राप्त करवाने किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट आता है सार्वभौमिक एवं समान मताधिकार, कि जैसे भारत में, भारतीय शासन प्रणाली में भारतीय संविधान के अनुसार ये वर्णित किया गया है कि 18 साल का जो व्यक्ति हो जाता है उसे मत डालने का अधिकार है बगैर किसी भेदभाव के। और इसी को आर्टिकल 21 के 3 अनुच्छेद में डिफाइन किया गया है इस चीज को। तो आर्टिकल 21 को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट में शासन में भाग लेना, सेकंड सार्वजनिक पद प्राप्त करना, और थर्ड समान मताधिकार। अब सिर्फ एक आर्टिकल रहता है, आर्टिकल 30। तो आर्टिकल 30 इन तीनों कैटेगरीज में ना आके आर्टिकल 30 इन सारे की सारे 29 मानवाधिकारों को कंक्लूड करता है। और आर्टिकल 30 कहता है कि किसी भी व्यक्ति को, राज्य को, संस्था को या अंतरराष्ट्रीय संस्था को ये अधिकार प्राप्त नहीं है कि वो इन मानव अधिकारों को समाप्त कर सके। कि यूएनओ की महासभा ने यह प्रावधान किया था कि उसके सदस्य राष्ट्रों में कोई भी व्यक्ति, संस्था
ऐसा अधिकार नहीं रखती है कि इन मौलिक अधिकारों को समाप्त कर सके। तो आज की क्लास में हम सिर्फ करेंगे यहीं तक कि मौलिक अधिकारों की मानवाधिकारों की प्रस्तावना क्या थी, और दूसरा मानवाधिकार